हेलो एवरीवन, दिस इज सित्रा फ्रॉम एजो इनपुट। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 11। चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द सेल। सेकंड स्टेटमेंट है शील्डर एंड शॉन फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। सेकंड स्टेटमेंट ये भी ट्रू है। विर्चू एक्सप्लेन दैट सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सो विर्चू ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था बायोजेनिक थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि जितने भी सेल्स हैं यानी न्यू सेल्स जो बन रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी जो पहले से सेल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, न्यू सेल्स उन्हीं की रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। लास्ट स्टेटमेंट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैरीज आउट इट्स लाइफ एक्टिविटीज विद इन अ सिंगल सेल। सो यूनिसेलुलर सेल्स जो हैं, यूनिसेलुलर है यानी ये क्या कर रहा होगा, कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल। सो इसकी जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, रिप्रोडक्शन है या न्यूट्रिशन है या सेल के जितने भी फंक्शन है यानी इवन एनर्जी प्रोडक्शन, तो ये सारे जितने भी प्रोसेसेस होंगे ये क्या होंगे, इसी एक सेल के अंदर हो रहे होंगे। सो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। तो इसमें हमने देखना ये था कि कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो फर्स्ट वन इज रॉन्ग। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द सेल। सेल को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने, नॉट रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू सेल्स जनरेट फ्रॉम बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, रीजनरेशन ऑफ ओल्ड सेल्स, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स और एबायोटिक मटेरियल्स। सो अभी लास्ट क्वेश्चन में जैसे हमने देखा बायोजेनिक थ्योरी के बारे में हमने डिस्कस किया। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जितने भी सेल्स हैं, न्यू सेल्स जनरेट होते हैं वो कहाँ से, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से जनरेट होते हैं। सो द राइट आंसर इज प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग सिस्टर्नी एंड थाइलाकॉइड्स। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला देखते हैं, सिस्टर्नी। ये होता है गोल्जी ऑपरेटस के अंदर। गोल्जी ऑपरेटस क्या है, फॉर एग्जांपल ये सेल का न्यूक्लियस है और यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ गोल्जी ऑपरेटस प्रेजेंट होते हैं। और इस गोल्जी ऑपरेटस की जो फोल्डिंग्स हैं ये वाली, इनको हम नाम देते हैं सिस्टर्नी का। नेक्स्ट है क्रिस्टी। और क्रिस्टी किसके अंदर प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। फॉर एग्जांपल ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर इसकी इनर मेम्ब्रेन की इन फोल्डिंग्स बनी हुई होती है इस तरह से। अब इसकी जो हर फोल्डिंग होगी इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी। एंड लास्ट वन इज थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल ये क्लोरोप्लास्ट है सेल के अंदर। इसके अंदर यूं सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या नाम देते हैं, थाइलाकॉइड्स का। सो क्रिस्टी किसके अंदर प्रेजेंट होगा, ये क्रिस्टी है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में। सिस्टर्नी आर डिस्क शेप्ड सैक्स इन गोल्जी ऑपरेटस एंड थाइलाकॉइड्स आर flat membrane sacs in stroma or chloroplast. Next question है which of the following is correct. First one is cells of all living organisms have a nucleus. Both animals and plant cells have a well-defined cell wall. And third one is in prokaryotes there are no membrane bound organelles. Last statement is cells are formed from abiotic materials. So हमने इसमें क्या देखना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो करेक्ट स्टेटमेंट इसमें है थर्ड वन। प्रोकैरियोट्स के अंदर देयर आर नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, यानी इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती। अगर हम देखें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में
जो बेसिक डिफरेंस होता है वो क्या होता है, यही होता है कि इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं होती और यूकैरियोट्स के अंदर वो ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं। अब हम अगर ये देखें कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होती कौन कौन सी हैं, न्यूक्लियस, ये इसकी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, तो ये भी क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, तो ये यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होगी और प्रोकैरियोट्स के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होगी। इसके अलावा हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, यानी ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और इसके अंदर एक इनर मेम्ब्रेन होती है, इनफोल्डिंग बनी हुई होती है जिसकी, सो इसमें भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन है, सो ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होगी और प्रोकैरियोट्स के अंदर ये क्या होगी, एब्सेंट होगी। इसके अलावा हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज में हम देखें तो क्लोरोप्लास्ट होता है, सो क्लोरोप्लास्ट यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट होता है। हाँ, कुछ बैक्टीरिया हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रोडक्शन करते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ मेसोसोम इन अ प्रोकैरियोटिक सेल, मेंशन द फंक्शन दैट इट परफॉर्म्स। मेसोसोम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन ये बनता है किस तरह से है। फॉर एग्जांपल अगर ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरियल सेल कर लें या प्रोकैरियोटिक सेल, इसके अंदर हम मेसोसोम कैसे बनते हैं, ये मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन के थ्रू बनता है, यानी ये इसकी क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पर मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होगी और यूं एक स्ट्रक्चर बनेगा, यानी अब ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन की इनर साइड पे इन्वेजिनेशन के थ्रू जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको हम क्या नाम देते हैं, मेसोसोम का। मेसोसोम का फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन सेल वॉल सिंथेसिस। इसके अलावा इससे क्या होता है कि अब यहाँ पर सेल का सरफेस एरिया ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन के लिए ये साइट प्रोवाइड करेगा और इसके अलावा ये बैक्टीरियल सेल के अंदर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू न्यूट्रल सोल्यूट्स मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कैन द पोलर मॉलिक्यूल्स आल्सो मूव अक्रॉस इट in the same way, if not then how are these transported across the membrane। यानी ये सेल मेम्ब्रेन है अगर, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट किस तरह से हो रही है, हमने इसमें ये देखना है। अगर हम देखें फॉर एग्जांपल न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं तो उनकी मूवमेंट किसके थ्रू होगी, पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू। और डिफ्यूजन क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब कोई मॉलिक्यूल मूव करेगा तो उसको हम नाम देते हैं डिफ्यूजन का। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं ये तो इजीली पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू डिफ्यूज कर जाते हैं, मूव मेम्ब्रेन के अक्रॉस उनकी मूवमेंट हो जाती है। लेकिन अगर हम पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करें, पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जिसकी वजह से ये क्या बनते हैं, ये पोलर होते हैं। अब इनकी मूवमेंट किस तरह से होगी, यानी अब इनको हमने मेम्ब्रेन, फॉर एग्जांपल ये मेम्ब्रेन है और यहाँ पर ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनको हमने सेल के अंदर मूव करवाना है या आउटसाइड द सेल मूव करवाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेल के अंदर कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, कैरियर प्रोटीन्स। अब ये क्या करेंगे, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हमने मूव कराना, चूंकि ये पोलर हैं तो ये इसकी सेल वॉल के अंदर से मूव नहीं कर सकती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर से, तो ये क्या होगा, इन मॉलिक्यूल्स को कैरियर प्रोटीन के थ्रू इनसाइड द सेल या आउटसाइड द सेल
ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू सेल ऑर्गेनेलिस दैट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज टू ऑर्गेनेलिस, स्टेट देयर फंक्शंस एंड ड्रा लेबल डायग्राम ऑफ बोथ। सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस सेल के अंदर दो ही होती हैं, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। पहले हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये वाला जिसका पार्ट है इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। डबल मेम्ब्रेन है, तो ये इसकी इनर मेम्ब्रेन होगी और ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। अच्छा, यानी अब जितना भी इसके अंदर जो भी मटेरियल प्रेजेंट है, थाइलाकॉइड्स है, स्ट्रोमा है, वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, इनर साइड पे, यानी जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर ये प्रेजेंट होंगे। अब इसके अंदर होता क्या क्या है, ये हमने लास्ट स्लाइड क्वेश्चन में भी देखा था थाइलाकॉइड्स के बारे में, जब हमने देखा कि थाइलाकॉइड्स क्या होते हैं, जिसके अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है, थाइलाकॉइड्स। सो यहाँ पर थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट होंगे और यूं इनकी बहुत सारी लेयर्स बनी होंगी और इसको हम कहते हैं ग्रेनम और ग्रेना। सो ये था स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में एक चीज जो सेम है वो ये है कि दे बोथ हैव देयर ओन डीएनए, यानी सेल के अंदर तो जो डीएनए प्रेजेंट है वो है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अलग से इनका अपना डीएनए प्रेजेंट होता है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के फंक्शंस अगर हम देखें, इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन और जो इनर मेम्ब्रेन होगी इसकी, उसकी क्या बनी हुई होगी, इनफोल्डिंग्स, या वो फोल्ड हुआ होगा। सो ये क्या है, इसकी इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन से जो इसकी फोल्डिंग्स बनती हैं, इस हर एक फोल्डिंग को हम नाम देते हैं क्रिस्टिक। अब इन फोल्डिंग्स के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसकी आउटर मेम्ब्रेन के अंदर भी जो डिफरेंट रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ पर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं एटीपी सिंथेज पार्टिकल्स। As we know कि माइटोकॉन्ड्रिया is also known as the power house of cell. So यहाँ पर ATP सिंथेसिस हो रही है, तो ATP सिंथेस पार्टिकल्स जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, इनर मेम्ब्रेन के अंदर, इसकी जो फोल्डिंग्स बनी हुई है उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो दो तरह का होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। सो प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेल है। किस लिए सिंपलेस्ट है, क्योंकि अगर हम देखें यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल का, अगर इनको हम कंपेयर करते हैं तो इसको क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पीछे हमने डिस्कस किया, देयर इज नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं है, तो इसके फंक्शंस जो हैं वो क्या होंगे, यूकैरियोटिक सेल के निस्बत वो क्या होंगे, कम होंगे। इसके अंदर जो प्रोसेसेस हैं वो यूकैरियोटिक सेल की निस्बत वो भी क्या होंगे, कम होंगे। सो ये क्या होगा, इसकी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होगी। अगर यूकैरियोटिक सेल में देखिए, इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है
तो इसकी जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगी वो क्या होगी, हायर लेवल होगी, सिंपल नहीं होगी। तो हमने यहाँ पर देखनी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर यूनिसेलुलर, यानी वो क्या कर रहे होते हैं, उनमें टोटल एक सेल पे कंसिस्ट कर रहे होते हैं, उसी में उनकी सारी एक्टिविटीज जो है वो एक सेल कंट्रोल कर रहा होता है और उसी सेल के अंदर सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। दे आर स्मॉल इन साइज, यानी अगर वो यूनिसेलुलर है तो उनका साइज ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्मॉल होगा। सो प्रोकैरियोटिक सेल का साइज 0.5 to 5 माइक्रोमीटर तक होता है, यानी ये इतने स्मॉलर होते हैं साइज में। इसके अलावा इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है, और ये हम देख चुके हैं कि इनके अंदर सो न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि वो क्या है, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। तो इनके अंदर अब न्यूक्लियस नहीं होगा तो इनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है न्यूक्लियर मटेरियल इज नॉट enclosed in any organelle। तो वो क्या कर रहा होगा, सेल के अंदर फ्लोट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, ये बैक्टीरियल सेल है, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमैटिन है, वो यूं सेल के अंदर फ्रीली मूव कर रहा होता है। सो इनके अंदर अब न्यूक्लियस नहीं है, नो न्यूक्लियस, एंड देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही क्या करती है, बेसिकली जेनेटिक मटेरियल या क्रोमैटिन को इनक्लोज करके रखती है, उसके अंदर वो स्टोर होता है। अब इनके अंदर जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो न्यूक्लियर मटेरियल क्या होगा, फ्रीली मूव कर रहा होता है सेल के अंदर। इनका जेनेटिक मटेरियल इट माइट बी डीएनए और आरएनए। ये किस फॉर्म में होता है, नेकेड फॉर्म में होता है। इसके अलावा इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होते हैं। तो ये थी इसकी कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव डिवीजन ऑफ लेबर, एक्सप्लेन। यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर जितना भी उनके प्रोसेसेस होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उनकी क्या हुई भी होती है, डिवीजन हुई भी होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अगर देखें सिंगल सेल है, अब वही सेल जो है वो रेस्पिरेशन में भी इन्वॉल्व हो रहा है, न्यूट्रिशन में भी, रिप्रोडक्शन में भी, एनर्जी प्रोडक्शन में भी। यानी अब जितने भी सेल्स हैं उनका जितने भी प्रोसेसेस हैं या जो फंक्शंस हैं उनको किसने डील करना है, एक ही सेल ने कंट्रोल करना है। लेकिन अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, इसमें ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स, इनमें से हम इसमें कोई भी एग्जांपल लेते हैं। तो अगर हम ह्यूमंस की एग्जांपल ले लें, इनके अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं उसके लिए क्या होता है, स्पेसिफिक सेल्स स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होता है। किस तरह से कि अब सेल्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करें, यानी एक स्पेसिफिक सेल एक स्पेसिफिक जगह पर लोकेट कर रहा है तो उसका फंक्शन भी क्या होगा, उसकी लोकेशन के लिहाज से स्पेसिफिक होगा। अब यही सेल्स जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, यानी बहुत सारे सेल्स एक जगह पर प्रेजेंट हैं, तो वो जब एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। और यही टिश्यूज, बहुत सारे टिश्यूज जब सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे, कलेक्टिवली वर्क कर रहे होंगे किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं, एंड ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जिसकी वजह से पूरा इंडिविजुअल वर्क कर रहा होता है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर लेबर डिवीजन किस तरह से होती है,
अगर हम यहाँ पर लंग्स की बात कर लें, जितने भी सेल्स हैं, लंग बेसिकली क्या है, एक ऑर्गन है, तो इसके अंदर जितने भी सेल्स या टिश्यूज प्रेजेंट हैं वो किस चीज में हेल्प कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन में, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करने में। यानी ऑक्सीजन हम क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, एक स्पेसिफिक फंक्शन है, तो उसको सारा सिस्टम कंट्रोल करने के लिए सिर्फ उसके लिए लंग्स काम कर रहे हैं, और इसके अलावा नोस्ट्रिल्स। इसी तरह अगर हम न्यूट्रिशन की बात कर लें, न्यूट्रिशन में स्टमक, इंटेस्टाइन्स, गट, यानी ये सारे ऑर्गन्स जो हैं, स्टमक भी एक ऑर्गन है, इंटेस्टाइन भी, तो ये सारे ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, और सारे इनका फंक्शन क्या है, बेसिकली सेम है, न्यूट्रिशन पे काम कर रहे हैं, यानी फूड डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो इसी तरह से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं वो पार्टिकुलर ऑर्गन को स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि ये ऑर्गन यही फंक्शन परफॉर्म करेगा, और उसके अंदर जितने भी सेल्स होंगे वो उसी पे वर्क कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, डिस्कस इन ब्रीफ। सेल से पहले हम ये देख लेते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हम देखें तो वो किसी न किसी चीज़ पर बेस कर रही होती है, यानी किसी चीज़ से बनी हुई होती है। अगर हम सिर्फ एक टेबल की एग्जांपल लें, ये किसका बना हुआ होगा, वुडन टेबल है फॉर एग्जांपल। तो अब ये जो वुड है, ये भी अगर हम इसको मजीद इसकी ब्रेक डाउन करते हैं तो हम एंड पे एक सेल तक या एटम तक पहुंचते हैं। यानी कोई भी चीज़ अगर किसी बनी हुई है तो वो उसका सबसे बेसिक यूनिट जो क्या होता है, वो एटम होता है या सेल होता है। किस तरह से, हम यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल ले रहे हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर डिफरेंट बायोकेमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो हम देख बेसिकली ये रहे हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी लाइफ जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, सेल पे डिपेंड कर रही है। तो अगर हम डिफरेंट बायोकेमिकल प्रोसेसेस देखते हैं कोई भी, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया है लंग्स के फंक्शन को, यानी रेस्पिरेशन को, स्टमक के फंक्शन यानी फूड डाइजेशन को। तो अब फूड डाइजेशन में हेल्प कर रहा है स्टमक। स्टमक क्या है, एक ऑर्गन है, और ऑर्गन किससे बना हुआ होता है, टिश्यूज से। यानी ऐसे टिश्यूज जो फूड डाइजेशन में हेल्प कर सकते हैं। कोई टिश्यूज जो है वो उसको एंजाइम्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई हमारी बॉडी के टिश्यूज जो है वो हार्मोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई फूड डाइजेशन के बाद विटामिन या उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं कि फूड डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो सके। यही टिश्यूज जो है वो किस चीज़ से बने हुए होते हैं, सेल से। यानी सेल्स जो स्पेशलाइज्ड हैं किसमें, फूड डाइजेशन में। अब यही स्पेशलाइज्ड सेल्स सारे मिलके टिश्यू बनाएंगे, और यही टिश्यू एक ऑर्गन बनाएगा, यानी स्टमक जो क्या कर रहा है, फूड को डाइजेस्ट करें। यानी फाइनल डाइजेशन हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। तो अब ये जितने भी ऑर्गन्स हैं ये बेसिकली किस चीज़ पर डिपेंड कर रहे हैं, एक सेल पे डिपेंड कर रहे हैं। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उनकी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं वो किस पे बेस कर रहे हैं, एक सेल के अंदर, एक सेल पे। सो सेल क्या होगा, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, क्योंकि हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में, प्लांट्स, इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी क्या होगा, एक सेल ही अपने स्पेशलाइज्ड फंक्शन की वजह से उसके बायोकेमिकल प्रोसेसेस को, उसके लाइफ प्रोसेसेस को लेके चल रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर न्यूक्लियर पोर्स, स्टेट देयर फंक्शंस। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, सेल के मिड में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस की साइड्स पे एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम नाम देते हैं न्यूक्लियर
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, पोर्स प्रेजेंट है, यानी ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है या सेल वाल होती है, यानी वो क्या होती है, इस तरह से कॉन्टिन्यूस होती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये क्या है, इसके अंदर पोर्स प्रेजेंट है। इन पोर्स को हम नाम देते हैं न्यूक्लियर पोर्स का। न्यूक्लियर पोर्स का फंक्शन क्या है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, डीएनए भी होता है, इसके अलावा आरएनए भी हो सकता है। और सेल के अंदर प्रोटीन्स होती है, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर। अब इस आरएनए, डीएनए और प्रोटीन्स की आउटसाइड द न्यूक्लियस और इनसाइड द न्यूक्लियस मूवमेंट के लिए ये न्यूक्लियर पोर्स हेल्प करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर प्रोटीन्स हैं, ये राइबोसोम्स है, ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होती है यहाँ पर, यानी यहाँ क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रही है आरएनए की। अब इस ट्रांसलेशन के रिजल्ट में जो प्रोटीन्स बन रही हैं, अब उसको हमने ट्रांसफर करना है न्यूक्लियस में। तो अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल राइबोसोम यहाँ पर प्रेजेंट है और इसने यहाँ जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसफर करनी है, तो वो किसके थ्रू होंगी, न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू। इसी तरह डीएनए और आरएनए जो है वो न्यूक्लियस से सेल की तरफ अगर मूव करते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो वो न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स आर एंडोमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स येट दे डिफर इन टर्म्स ऑफ देयर फंक्शंस। यानी लाइसोसोम और वैक्यूल एंडोमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स हैं, यानी इनकी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन इनके फंक्शंस डिफरेंट होते हैं। किस तरह से, पहले हम लाइसोसोम को देखते हैं। लाइसोसोम्स आर membrane bound vesicular structure। वेजिकुलर यानी इसके अंदर भी क्या बन रही है, वेजिकल्स बन रही हैं, और वैक्यूल के अंदर भी एक स्ट्रक्चर बनता है, वो वेजिकल या सैक लाइक स्ट्रक्चर ही बनता है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है कि लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, lipases, proteases and carbohydrates। लाइपेज यानी लिपिड की ब्रेकडाउन के लिए ये प्रोटीन, एंड दिस वन फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। यानी अब डिफरेंट जो सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उनकी ब्रेकडाउन के लिए, उनकी डाइजेशन के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, लाइसोसोम के अंदर होते हैं। सो ये वेसिकुलर स्ट्रक्चर तो है, लेकिन ये किस में हेल्प करता है, डाइजेशन में। जबकि वैक्यूल जो है ये वेसिकल या सैक-लाइक स्ट्रक्चर तो है, लेकिन इसके अंदर सेल फूड स्टोर करता है, यानी इट एक्ट्स एज स्टोरेज बॉडी। इसके अलावा सेल का वेस्ट मटेरियल भी वैक्यूल के अंदर स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड डायग्राम, न्यूक्लियस एंड सेंट्रोसोम। पहले हम न्यूक्लियस के बारे में देख लेते हैं, इसको हमने पीछे भी डिस्कस किया है। यानी फॉर एग्जाम्पल ये सेल का न्यूक्लियस है, और ये भी हमने देखा कि इसके न्यूक्लियस के साइड्स पे मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर्स होते हैं ये वाले, इनको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर पोर्स। अब जिस तरह से सेल के अंदर फॉर एग्जांपल ये सेल है,
और इसका ये जो पार्ट है ये, इसको हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर सारी ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं। अभी जो न्यूक्लियस है इसके अंदर ये जो पार्ट है इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम देते हैं। यानी ये क्या है, बेसिकली एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका ये क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और इसके अलावा इसके अंदर क्रोमोसोम्स या क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर डार्क कलर स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है। सेल डिवीजन के दौरान मोस्टली सेंट्रोसोम नजर आता है। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर होता है सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं जहां पर क्रोमोसोम्स आके अटैच होते हैं। तो सेंट्रोसोम क्या है? सेंट्रोसोम इज सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर और ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बेसिकली बना किस चीज का होता है? माइक्रो ट्यूब्यूल्स। यही माइक्रो ट्यूब्यूल जो साइटोस्केलेटन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी इसका ट्रिपलेट होता है। इस तरह से। तो सेंट्रोसोम क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ एक ट्रिपलेट होता है जो फंक्शन परफॉर्म करता है किसके दौरान? सेल डिवीजन के दौरान। किस तरह से कि ये स्पिंडल फाइबर्स को स्ट्रेचिंग में हेल्प करता है और यहाँ पर क्रोमोसोम्स आके अटैच होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ सेंट्रोमेयर? हाउ डज द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर फॉर्म द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन of chromosomes? Support your answer with a diagram showing the position of centromere on different types of chromosomes. तो पहले हम ये देखते हैं कि सेंट्रोमेयर होता क्या है। सेंट्रोमेयर वो स्ट्रक्चर है जिसमें क्रोमोसोम्स के, ये क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो इन दो सिस्टर क्रोमैटिड्स को आपस में अटैच करने के लिए ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या नाम देते हैं? सेंट्रोमेयर। अब सेंट्रोमेयर की लोकेशन की बेस पे क्रोमोसोम्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहली है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। मेटासेंट्रिक, इसमें क्रोमोसोम्स में सेंट्रोमेयर बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है, यानी एक सिस्टर क्रोमैटिड फॉर एग्जांपल ए एंड दिस वन इज बी, इन दोनों की सेंटर में जब सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होगा तो उस क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सेकंड है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। सब मेटासेंट्रिक यानी मेटा यानी मिड में तो है लेकिन कंप्लीटली दरम्यान में नहीं होगा। तो ये किस तरह से होगा? फॉर एग्जाम्पल इस क्रोमैटिड को हम नाम देते हैं बी का एंड दिस वन इज ए। तो अब ए यानी यहाँ पर ये क्या है? सेंट्रोमेयर मूव कर गया किसकी तरफ? ए की तरफ, इसके एपिकल एंड की तरफ, और बी का साइज क्या हो गया? ज्यादा। यानी अब यहाँ से सेंट्रोमेयर जब सेंट्रोमेयर moves away from middle, यानी इसकी जो इसके मिड में जो पोजीशन है उससे थोड़ा सा दूर मूव कर जाता है। नेक्स्ट है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स।
एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जिसमें सेंट्रोमेयर एक एंड के करीब प्रेजेंट होगा, यानी ये है और ये इसका दूसरा एंड है। यानी अब सेंट्रोमेयर क्या होगा, इसके एपेक्स की तरफ, यानी इसकी बिल्कुल, यानी ये क्रोमोसोम है, इसकी ये टिप है, तो ये इसकी तरफ मूव कर जाएगा, यानी मिडल से काफ़ी ज़्यादा, यानी जब वो सेंट्रोमेयर जो है जब वो मिड में प्रेजेंट है तो हम उसे क्या नाम दे रहे हैं, मेटासेंट्रिक में, और वो अब मिडल पोजीशन से जैसे जैसे ऊपर मूव कर रहा है तो उसको हम डिफरेंट नेम दे रहे हैं। अब यहाँ से जब वो बिल्कुल लास्ट एंड पे मूव करेगा तो इसको हम क्या नाम देते हैं, एक्रोसेंट्रिक, एंड लास्ट वन इज टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। इसमें सेंट्रोमेयर बिल्कुल एक टर्मिनल पर प्रेजेंट होगा, यानी नॉर्मल क्रोमोसोम जो है वो इस तरह से होता है, तो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होगा, सेंट्रोमेयर बिल्कुल एक टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट होगा, यानी यूं। ऐसे क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। इस चैप्टर के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप विजिट कर सकते हैं हमारी सॉल्यूशन के लिए ajoinput.com। थैंक यू।